मैम आप इंटरव्यू के बारे में बताएं डायरेक्ट कि इंटरव्यू आपका कैसा गया? इंटरव्यू मेरा अच्छा गया। कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे वहाँ पे? क्वेश्चंस मेरे बैकग्राउंड को लेके थे, मतलब मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, सो मैं टेलीमेडिसिन में काम करती हूँ, सो टेलीमेडिसिन को लेके पूछा, जो भी डॉक्टर और फार्मा कंपनीज का कोल्यूजन है उसको लेके पूछा, जीके कंपटीशन एक बार मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीता था, सो उसको लेके उन्होंने सपोज किया कि मतलब मेरी जीके अच्छी होगी, तो उन्होंने मुझसे वर्ल्ड की टॉप 5 जो लार्जेस्ट कंट्रीज है वो पूछी, वेनेजुएला में क्या चल रहा है, थोड़ा सा वो जीके सुडान, सो वही मैंने डैफ में डाला था इसलिए। और बैकग्राउंड ऑफ वुमेन का पूछा कि अगर मैं किसी ऑफिस की सीईओ हो तो अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम जो तो चली रही है, मैं वुमेन के बेटरमेंट के लिए मैं क्या काम करूंगी, मैंने लेटेस्ट मूवी कौन सी देखी, उस मूवी से मुझे क्या मैसेज मिला, ये पूछा उन्होंने। देन आप बताएं कि मतलब आप जैसे हॉबीज है आपकी, कुछ हॉबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था और आपकी हॉबीज कौन सी है? हॉबीज से रिलेटेड तो मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा, मेरी हॉबीज थी रूफटॉप गार्डनिंग, डायरी राइटिंग एंड डीक्लटरिंग। ओके, देन आपसे जैसे डेफ रिलेटेड या आपको कोई अलग से क्वेश्चन पूछा, जैसे आपने बताया आप मेडिकल स्टूडेंट हो, मेडिकल से रिलेटेड हटा के आपको हिस्ट्री पॉलिटिक्स से कोई क्वेश्चन पूछा गया? नहीं, कन्नौज मैं कन्नौज से आती हूँ, सो मुझे लगा था कन्नौज की हिस्ट्री से पूछा जाएगा, हिस्ट्री से नहीं, पॉलिटिक्स से भी नहीं पूछा गया। एक्चुअली मैं वहाँ पे मेरा इंटरव्यू 30 मिनट चला था, सो आई थिंक ईच मेंबर हैज अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मिनट्स, सो दे ट्राई, मेरे में तो एटलीस्ट उन्होंने मेरा बैकग्राउंड और जो भी डैफ में मैंने लिखा है प्राइज वही कवर करने की कोशिश की, इवन वो हॉबीज भी कवर नहीं कर पाए ऐसा, हालांकि मैंने तैयार तो अच्छे से किया था, मतलब वो तो इतना ही पूछ पाए बाकी। मैम बिगिनर के लिए एक क्वेश्चन, यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, वहीं देख के कितने लोग तैयारी छोड़ देते हैं, एक साल का पूरा माइंड फ्रेम क्या होना चाहिए सिलेबस को लेके कि आपको स्टार्टिंग में ये पढ़ना, उसके बाद मैं ये पढ़ूंगा, लास्ट में रिवीजन करूंगा, माइंड फ्रेम क्या होगा सिलेबस को लेके? देखिए सिलेबस तो देखिए मेंस का पहली बात तो डिफाइंड सिलेबस है, वो जो क्वेश्चन चारों जीएस पेपर में आते हैं वो डायरेक्ट हेडिंग से उठते आते हैं, तो आपको डायरेक्ट हेडिंग तैयार करनी है, उसके नोट्स बनाने हैं, चाहे आप कोचिंग के नोट्स की हेल्प लें, चाहे आप गूगल साइट्स की हेल्प लें। सो मेंस का तो देखिए डिफाइंड सिलेबस है, मेंस का मैं नहीं बोलूंगी एवरीथिंग अंडर द सन, और बाकी जनरल अवेयरनेस आपकी, आप कितना इनोवेटिव पॉइंट्स थोड़ा लिख पाते हो तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगेगा। जहाँ तक प्री की बात है, प्री में मैं बोल सकती हूँ एवरीथिंग अंडर द सन सम सॉर्ट ऑफ लाइक, लेकिन अगर आप डेली न्यूज़पेपर हेडलाइंस देख रहे हो, थोड़ा एडिटोरियल पढ़ रहे हो, और जैसे मैंने मॉक, आपका टेम्परामेंट लॉजिक आपका डेवलप हो गया है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ तक सिलेबस देख के छोड़ देते हैं तो हमें ख्याल से पहले ही हम किसी चीज़ को पहाड़ मान लेंगे, सोच लेंगे, तो हम चढ़ेंगे कैसे? तो अगर हम उस चीज़ को मतलब ऐसा माने हमारा विद इन कंट्रोल हम कर लेंगे, सो हम कर लेंगे। ऑब्वियसली रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे, सब कुछ एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक साल मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। एक साल आप तैयारी करते हो, एक साल आपको एग्जाम देने में लगता है, सो आप तैयारी आप ऐसे करें, आप शुरू में सब बेसिक बुक्स पढ़ें, एनसीईआरटी आपको सारी नहीं पढ़नी है, बेसिक पढ़ें, सिर्फ बेसिक एनसीईआरटी, ऐसे ज्योग्राफी की 6 to 12 सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिस्ट्री में आपको सिर्फ 6, 7, 8 पढ़नी है, पॉलिटी में सिर्फ एक 11th क्लास की एनसीईआरटी वही इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ें। बाकी लक्ष्मीकांत जैसे मैंने बताया पीवाईक्यू देखें, करें, फिर मॉक दें, फिर बुक पढ़ें, अगेन ऐसे, तो मतलब चीजें मल्टीपल इटरेशन में होती हैं, तो वही। लास्ट मैसेज मैम 2025 को जो तैयारी कर रहा है उसके लिए क्या है, और साथ ही इस पूरी जर्नी ने आपको सिखाया क्या? 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं अब तो वो मेरे ख्याल से अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप फुली प्री की तैयारी में जुट जाएं, मतलब आपको 5 महीने तो चाहिए ही। सो आप अभी अपना, अगर आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उन बुक्स को रिवाइज करें, अपने नोट्स बनाए हैं तो उनको रिवाइज करें। जैसे आपने लक्ष्मीकांत मान लीजिए, आपने अपना टारगेट सेट कर लिया, आपने 5 दिन रिवाइज करी, फिर 6वें दिन आपने कोई भी कोचिंग का उठा के पॉलिटी का मॉक दे दिया, उस मॉक को आपने 5 घंटे बैठ के एनालाइज किया, आपने जो गलती देखी, गलती अपने आपको तो पता चलेगा आपकी क्या गलती है, आप कोई ईयर भूल रहे हो, कोई डेटा भूल रहे हो, किसी का नाम भूल रहे हो, फिर आप अपने नोट्स दोबारा पढ़ें। हाँ, फिर ऐसे ही आप अगले 5 दिन हिस्ट्री पढ़ें, फिर उसका टेस्ट दें, मतलब चीजें मल्टीपल रिपीटिशन में करें। पहली बार आपके मार्क्स कम हो गए तो आप वो डिसअपॉइंट ना हो, और मेरा एडवाइस रहेगा 1 महीने पहले, जैसे मई में है तो अप्रैल से आप हर अल्टरनेट डे मॉक दें, उससे आपका जो टेम्परामेंट और एप्टीट्यूड बनेगा वो मेरे ख्याल से पढ़ाई से कई गुना ज्यादा आपको फायदा करेगा। बिकॉज कई लोग मैंने देखा है वो मॉक देते नहीं है, वो सोचते हैं अभी मैंने पढ़ा नहीं। सो मेरे ख्याल से कि दे बोथ शुड गो हैंड इन हैंड, मतलब साथ में दोनों चलने चाहिए। और 5 दिन में आपका, अगर आपने सोचा है 6वें दिन मॉक देंगे, 5 दिन में आपका जितना आपने पढ़ लिया उसको वहीं बंद कर दे और फिर आप मॉक दें, क्योंकि ये भी एक कला होती है कि आपको नहीं आता है तो आप कैसे आंसर मार्क कर रहे हो, वो जो आपकी कला डेवलप होगी वो आपको प्री में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। पिछले जो 5 अटेम्प्ट रहे मैम, तो मेंस वगैरह कितनी बार लिखा है? नहीं, ये 5th अटेम्प्ट था, पिछले 4 अटेम्प्ट्स रहे हैं। सो मेंस मैंने 1 बार लिखा है एंड 3 बार आई वाज नॉट एबल टू क्वालिफाई सीसैट इन द प्री इटसेल्फ। ओके, सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा, इस पूरे सीरीज में
है प्रीलिम्स कैसे क्रैक करें, अगर कुछ पॉइंट बताना चाहें कि ये पैरामीटर है तभी आपका प्रीलिम्स क्रैक होगा, तो क्या पैरामीटर हो सकते हैं? सबसे पहला पैरामीटर तो मैं बोलूंगी एप्टीट्यूड एंड टेम्परामेंट, प्री के लिए फर्स्ट पैरामीटर, एंड सेकंड इज प्रैक्टिस, ऑब्वियसली प्रैक्टिस से ही टेम्परामेंट डेवलप होता है, एंड थर्ड ऑब्वियसली स्टडी ऑफ करंट अफेयर्स। प्रैक्टिस मतलब क्या क्या बोल रहे हैं? प्रैक्टिस मेनली पीवाईक्यूज पहले आप सारे लगाएं, एटलीस्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यू, उसी डायरेक्शन में आप पढ़ाई करें। और क्योंकि पढ़ाई ऐसे तो बहुत ज़्यादा है, आपको अगर डायरेक्शन में पढ़ाई करें, और बाकी मॉक्स की प्रैक्टिस मतलब एटलीस्ट 30-40 मॉक्स आप अभी जनवरी है, अभी हफ्ते में 1 बार लगाएं, फरवरी में हफ्ते में 2 बार कर दें, फिर मार्च में भी 2 बार, हफ्ते में 2 बार करें, फिर जैसे अप्रैल आए हर अल्टरनेट डे मॉक लगाएं। एक दिन पढ़ाई करें, जैसे एक दिन पॉलिटी रिवाइज किया, अगले दिन पॉलिटी का मॉक लगाएं। पीवाईक्यू कैसे करना है? आप सही कह रहे हैं, लेकिन पीवाईक्यू मैंने देखा था एक बार 1990s में कोई क्वेश्चन आया था, वो एग्जैक्ट रिपीट हो गया था। पीवाईक्यू रिपीट होते हैं 4 से 5 तो पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, बाकी 4 से 5 मैंने देखा है कोचिंग के मॉक से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उससे भी रिपीट होते हैं। और बाकी जब आप वो लगाते हैं ना, उनसे आपको जो एडिशनल नॉलेज मिलती है, उससे आपका जो एप्टीट्यूड डेवलप होता है, जो कॉमन सेंस डेवलप होता है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन फैमिलियर आते हैं, लेकिन उन्हीं फैमिलियर क्वेश्चन पे आपसे कुछ ऐसी बात कर देंगे जो आपने सुनी नहीं होगी, तो वो सुनी नहीं होगी तो आप सोच पाएंगे कि यार डाटा लिख रहा है तो ये डाटा गलत हो सकता है, हालांकि आजकल डाटा यूपीएससी सही भी करने लगा, यही सब चीजें हैं। तो वो एप्टीट्यूड, वो टेम्परामेंट आपका डेवलप होता है, तो आपको जो इंट्यूशन आता है, उस इंट्यूशन से आपका प्री निकलता होगा। एथिक्स के लिए मैंने कोचिंग के मॉडल आंसर से हेल्प ली थी, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। और उसके अलावा एथिक्स में एग्जाम्पल्स, कोट्स, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सो मैंने एग्जाम्पल्स के लिए एक बेटर इंडिया वेबसाइट है, वहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, और इंडियन एक्सप्रेस में भी निकलता रहता है कि जैसे इंडियन एक्सप्रेस के गवर्नेंस अवार्ड्स होते हैं, सो उनसे कुछ IAS ऑफिसर्स के अच्छे एग्जाम्पल, उनसे वो 2 काम करते थे, वो मुझे इंस्पायर भी करते थे, और मेरे इथिक्स और एसे मैंने दोनों ओवरलैप होते हैं। देखिए, आप एग्जाम्पल्स इथिक्स के एसे में यूज कर सकते हैं, एसे के इथिक्स में। सो आप ये इस पे फोकस करें कि आपका कंटेंट कम है, लेकिन आप उसको कितनी जगह यूज कर सकते हैं। कई लोगों के पास कंटेंट तो वो ज्यादा होता है, वो यूज नहीं कर पाते हैं, कई लोग कम कंटेंट में मतलब एकदम कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। सो हम क्या था आपका? ऑप्शनल मेडिकल साइंस था, तो ऑप्शनल के लिए तो मैंने वही टेस्ट सीरीज के कुछ टेस्ट लिखे थे, बाकी मेरा MBBS की जो भी किताबें थी वो मैंने पढ़ी थी, उनसे पूरे नोट्स बनाए थे, उन नोट्स को रिवीजन किया था, उन नोट्स से भी माइक्रो नोट्स बनाए थे एकदम अल्टीमेट रिवीजन के लिए, क्योंकि 5 दिन मिलते हैं आपको जब आपका आखिरी GS का पेपर होता है और ऑप्शनल का शुरू होता है, तो उन 5 दिन में अगर आपके माइक्रो नोट्स होंगे, क्योंकि नोट्स भी हमारे होते हैं 200-250 पेज के, 5 दिन में नहीं कर सकते, तो मैंने उन 200-250 का, मेरे तो शायद 400-500 पेज के थे नोट्स जो थे, तो उनको मैंने 100-150 पेजेस में कंडेंस किया था 5 दिन में रिवाइज करने के लिए। सो ऐसे मैंने। आपका मेडिकल बैकग्राउंड रहा है? हाँ। तो फिर ह्यूमैनिटी की तरफ स्विच होना बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा फिर तो आपके लिए? चैलेंज तो है, लेकिन मुझे तो, मैंने इसमें पॉजिटिव चीज़ देखी। मुझे लगा अब तक सिर्फ मुझे मेडिकल नॉलेज पता थी, अब तो मुझे वर्ल्ड के बारे में पता है, रशिया क्या कर रहा है, US क्या कर रहा है, तो मैंने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया। इंडिया के बारे में, क्या इंडिया में हो रहा है, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। सो चैलेंजिंग तो नहीं था, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मेरे ख्याल से हर चीज़ आसान हो जाती है। सो मुझे तो आसान लगा, आउट ऑफ माई इंटरेस्ट ओनली। जैसे मैम आपने नोट्स का बोला कि आपने माइक्रो नोट्स बनाए थे, सभी को बनाना चाहिए नोट्स, सब लोग बोलते हैं, बट किसी को पता नहीं होता है कि कैसे बनाना चाहिए नोट्स, तो आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया था नोट्स बनाने में? देखिए, नोट्स बनाने से पहले आप एक रीडिंग कर लें कम से कम। जैसे आप साथ में पहले, कुछ लोग पहली रीडिंग के साथ ही नोट्स बनाने लगते हैं, उसमें क्या होता है, नोट्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें भर देते हैं। आप एक बार पहला, जैसे आपको एक चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, आप उसको पहले पूरा पढ़ लें, ठीक है, पूरा पढ़ लें, उसके बाद आप PYQ देखें, तो PYQ देखें, फिर आप उस चैप्टर को पढ़ें और फिर PYQ के बेसिस पे उसके नोट्स बनाएं, क्योंकि सब कुछ नहीं इंपॉर्टेंट होता, बुक्स में तो बहुत कुछ लिखा रहता है, ऐसे बनाएं। बाकी आजकल ऑफलाइन ऑनलाइन नोट्स दोनों चल रहे हैं, सो मैंने दोनों का मिक्स यूज किया था। आप, मेरे ख्याल से दोनों का मिक्स करना चाहिए, बिकॉज काफ़ी चीज़ें हम ऑफलाइन थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा रिटेंशन बेटर होता है, और ऑनलाइन थोड़ा करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी वास्ट। आप ऐसे डेली न्यूज़पेपर के बनाएंगे, आप खुद खो जाएंगे कब क्या करंट अफेयर आ रहा है, और करंट अफेयर रिपीटेड ऑल्सो, कोई एक इशू 1 महीने तक चलता है। तो नोट्स बनाने से पहले आप रीडिंग कर लें और PYQ भी देख लें। पहले रीडिंग कर लें, पहले PYQ ना देखें, वरना आप बहुत फोकस्ड हो जाएंगे। पहले एक रीडिंग करें, फिर PYQ देखें, फिर रीडिंग करते करते नोट्स बनाएं, आपके बहुत फोकस नोट्स बनेंगे। और बाकी उनको
को इम्प्रूव करते रहे, नोट्स हमेशा इम्प्रूव करते हैं। मतलब कुछ जैसे मैंने तो शायद कुछ सब्जेक्ट्स के लिए नोट्स बनाए, फिर माइक्रो नोट्स बनाए, फिर माइक्रो नोट्स बनाए। सो ऐसा बिल्कुल, सो दे आर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। और पहले टाइम में हम ये ना सोचे हम बेस्ट नोट्स बना ले, मतलब परफेक्शनिज्म की तरफ पहले गो में ही ना जाए। अब आप थोड़ा लार्जर टर्म का देखें कि आपका पॉजिटिविटी रखें कि आखिरी में बेटर होंगे, हम अच्छा करेंगे। पूरी जर्नी से मतलब मैं बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई हूँ। मुझे ये पता चला है कि अगर हम अपने सराउंडिंग्स की नॉलेज रखते हैं, किसी चीज़ को देख के हम सोचते हैं, लोगों को सेंसिटिव रहते हैं, तो हम एज अ पर्सन तो हम सक्सेसफुल है ही। वो एक एग्जाम डिफाइन नहीं कर सकता कि हम एज अ पर्सन कितने सक्सेसफुल हैं। और बाकी एग्जाम हमारी प्रोफेशनल सक्सेस डिटरमाइन करेगा, विच ऑन अ लॉन्ग टर्म हम बनेंगे, उसके बाद भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। मतलब सब कुछ वहीं तो एंड नहीं हो जाएगा। सो उसके बाद भी हम अगर सेंसिटिव हैं, हम्बल हैं, पोलाइट है, वो सब चीज़ें हमारे काम आएंगी। सो मैं इवॉल्व हुई हूँ और मुझे सिखाया है मैंने कि सेटबैक्स आती हैं, लेकिन सेटबैक्स से ही हम इवॉल्व होते हैं। देयर आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। सेटबैक्स भी आती हैं, सक्सेस भी आती हैं, तो अप एंड डाउन चलते हैं। उसके हेल्थ तो मेरा एक नेचुरल इंक्लाइनेशन है, बीइंग अ डॉक्टर। उसमें तो कई रिफॉर्म्स मैंने सोचे हैं कि ये होना चाहिए। अगर कुछ लोग अपनी जेब से मतलब जितनी उनकी जेब में पैसा नहीं है उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ऑलरेडी वो जब आए हैं हॉस्पिटल में दे आर इन डिस्ट्रेस, वैसे ही वो बहुत उदास है और उदास हो रहे हैं, तो उन सब पे तो रिफॉर्म मैंने कुछ सोचे हैं अगर मुझे करने का मौका मिला। और बाकी तो जो भी सरकार मुझे देगी, मतलब गवर्नमेंट जो भी देगी, कोई भी पॉलिसी मेकिंग हो, चाहे वो ट्राइबल्स के लिए काम करने का कुछ भी हो, तो मैं वहाँ पे ऐसा काम करूँगी कि मुझे खुद में जब मैं आगे जाके कभी रिटायर हो जाऊँ सोचूं तो मुझे अच्छा लगे कि मैंने कुछ लोगों के चेहरे पे स्माइल लाई, मैंने कुछ ऐसा काम किया, तो मैं समझूंगी हाँ मेरी लाइफ सक्सेसफुल रही है।